प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम 10वीं क्लास के 7वें चैप्टर जो कि हमारा इस भूगोल विषय का अंतिम चैप्टर है उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। और यह इसका पहला भाग है। इसका दूसरा भाग में जो बचे हुए प्रश्न हैं वो भी करेंगे, क्योंकि एक भाग में प्रश्न ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा, ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो इसका हमारा पाठ का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएँ। अर्थव्यवस्था को जो चलाती हैं जो रेखाएं वो कौन कौन सी होती हैं? वो परिवहन रेखाएं होती हैं। जो परिवहन के साधन हैं वह अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं होती हैं, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था चलती है एक जगह से दूसरी जगह तक, जो सामान का आदान प्रदान होता है, जो वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, जो अर्थव्यवस्था को गति देती है वो परिवहन के साधन ही हैं। जिस देश में परिवहन की व्यवस्था जितनी अच्छी होगी उस देश की अर्थव्यवस्था भी उतनी ही अच्छी होगी। इसीलिए जो परिवहन के साधन हैं उन्हें अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं कहते हैं। तो अभ्यास के प्रश्न देखते हैं। चलो, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी और पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं? दूरस्थ भी हों, मतलब बहुत दूरी पर स्थित हों, और एक पूर्वी और पश्चिमी गलियारे से भी जुड़े हुए हैं। तो ये हमारा पूर्वी भारत का पूर्वी हिस्सा है, ये आपको मानचित्र में दिख रहा है। ये पूर्वी भाग है और ये पश्चिमी भाग है। ये उत्तरी भाग है और ये दक्षिणी भाग है। तो देखिए, मुंबई और नागपुर, तो यहाँ पे मुंबई है और यहाँ पे नागपुर है, तो दोनों नहीं होंगे। सिलचर और पोरबंदर, ये सही है। यहाँ पे अगर आप इस मानचित्र को बड़ा करके देखते हो तो ये भारत का मानचित्र है। ये यहाँ पे सिलचर पड़ता है असम के अंदर। असम के अंदर क्या है, जैसे ये हमारा असम है, यहाँ पे इस असम में एक जगह है सिलचर, SILCHAR, सिलचर। और यहाँ पे गुजरात में पोरबंदर है। ये गुजरात में पोरबंदर है। तो यहाँ पोरबंदर से लेकर ये सिलचर तक जो जुड़ा हुआ है ये पूर्वी पश्चिमी गलियारे का हिस्सा जुड़ा हुआ है। तो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। मुंबई और कोलकाता भी नहीं है, नागपुर और सिलीगुड़ी भी नहीं है। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सिलचर और पोरबंदर। सिलचर असम में है। सिलचर कहाँ है? असम में है। और पोरबंदर कहाँ है? गुजरात में है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है? रेल परिवहन, सड़क परिवहन, पाइपलाइन परिवहन या जल परिवहन? तो इसमें क्या आएगा? पाइपलाइन परिवहन आएगा। अब ये देखिए, ये भी एक परिवहन का साधन है, जिसके अंदर यहाँ पे जैसे अगर कोई केमिकल बना है या कोई हमने लिक्विड बनाया है या हमने कोई गैस बनाई है, तो इस गैस को इन पाइपों के द्वारा, ये जो आपको पाइपें दिख रही हैं और आगे ये पाइपें यूँ फिर एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। तो इनके रास्ते में क्या होता है, ना तो कहीं ट्रैफिक सिग्नल आएगा, ना ही कहीं पर बाढ़ आएगी, ना ही कहीं पर कोई और समस्याएँ आएंगी, ना ही यहाँ इनके सड़क टूटी फूटी आएगी। इनमें से जो तेल जाना वो तो क्या है, सीधा इसके अंदर से चला जाएगा और हमें किसी तरह की ड्राइवर की, किसी तरह की डीजल की, किसी तरह की टायर घसने की, किसी तरह के एक्सीडेंट की, किसी तरह की बहुत सारी समस्याएं नहीं होगी। तो ये क्या है, ये जो समस्याएं मैंने बताई हैं ये है वाहनांतरण हानियाँ। ये क्या है? वाहनांतरण हानियाँ। और देरी को भी घटाता है, क्योंकि इसको बीच में रोकने वाला कोई नहीं है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है? मध्य प्रदेश जुड़ा हुआ है, महाराष्ट्र नहीं जुड़ा हुआ, गुजरात जुड़ा हुआ है और उत्तर प्रदेश भी जुड़ा हुआ है। हजीरा गुजरात के अंदर है, हजीरा गुजरात में है, विजयपुर है वो मध्य प्रदेश में है, और जगदीशपुर है वो उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो ये आप मानचित्र में भी देख सकते हो ये चीज़ें। और ये इसके बाद में आगे भी अगर हम इसको बड़ा करके देखते हैं, तो अगर इसको आगे देखोगे तो हजीरा ये है गुजरात में, ये विजयपुर है यहाँ पे मध्य प्रदेश में, और ये यहाँ पे जगदीशपुर है, और ये तीनों को जोड़ रहा है। और उसके बाद में ये आगे दिल्ली को भी जोड़ रहा है। किसको भी जोड़ रहा है? दिल्ली को भी जोड़ रही है। ये हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन। और इसके अंदर महाराष्ट्र शामिल नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र ये नीचे वाला हिस्सा रह गया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है? पहली बात तो पूर्वी तट पर स्थित होना चाहिए, और दूसरा अंतस्थानीय और अधिकतम गहराई का पतन है और पूर्ण रूप से सुरक्षित भी है। तो चेन्नई भी है,
और पारादीप, तूतीकोरिन और विशाखापट्टनम। तो सही उत्तर क्या होगा? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है और ये विशाखापट्टनम है। तो चलिए देखते हैं विशाखापट्टनम कहाँ मानचित्र के अंदर कहाँ स्थित है। ये भारत का मानचित्र है। भारत के मानचित्र में ये सबसे नीचे तमिलनाडु है, आपको पता है, और तमिलनाडु के ऊपर क्या है? आंध्र प्रदेश है। क्या है? आंध्र प्रदेश है। और जो तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश है, ये इधर केरल है, ये इधर केरल है। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ पूर्वी तट की। तो आंध्र प्रदेश में ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो उड़ीसा के साथ लगता है, इसे कहते हैं विशाखापट्टनम। तो ये एक पतन है, अधिकतम गहराई का पतन है और पूर्ण रूप से सुरक्षित भी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत का प्रमुख साधन है? पाइपलाइन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन। तो देखिए पाइपलाइन सभी जगह नहीं है, रेल परिवहन भी सभी जगह नहीं है, और सड़क परिवहन ये सभी जगह से है, और छोटी से छोटी जगह को भी ये इसमें जोड़ रहा है। वायु परिवहन ये भी हवाई जहाज सभी के बस की बात नहीं है। तो इसका उत्तर आएगा सड़क परिवहन। ये आपका चैनल है GS बाय ईश्वर सर, इसको लाइक व सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि भविष्य में भी आपको अच्छी जानकारी मिलती रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों वगैरह के साथ भी शेयर कर दीजिए जो 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं या 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, ताकि उनकी अच्छी रिवीजन हो जाएगी और उनकी समझ अच्छी विकसित हो जाएगी, ताकि उन्हें भविष्य में किसी तरह की कोई भी जॉब में दिक्कत नहीं आएगी। और जो बच्चे जॉब वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं जॉब में भी वो NCERT बेस्ड आते हैं, और जो NCERT बेस्ड क्वेश्चन कर लेता है उसके एग्ज़ाम क्लियर हो जाते हैं। चलिए आगे। कौन सा शब्द 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? आंतरिक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बाहरी व्यापार या स्थानीय व्यापार। तो इसका उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वो होता है जिसमें कोई भी 2 देश है, जैसे भारत है और नेपाल है, ये दोनों एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, तो इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। या भारत और अमेरिका आपस में व्यापार करते हैं। भारत अमेरिका को चाय वगैरह भेजता है और अमेरिका से हमें जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इस तरह की चीज़ें, जैसे डेल कंपनी है वो अमेरिका की है, HP कंपनी है वो भी अमेरिका की है, मोबाइल वगैरह की, और सॉरी मोबाइल की नहीं, ये लैपटॉप कंप्यूटर की कंपनियां हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। ये थोड़ा बड़ा प्रश्न है, ये आपको बताना है। सड़कों को बनाने में अन्य परिवहन साधनों की अपेक्षा लागत कम आती है। बिल्कुल कम आती है। एक तो अगर आपको रेलवे लाइन बिछानी हो उसमें बहुत ज़्यादा खर्च आएगा, और एक आपको सड़क बनानी हो तो लागत कम आएगी। अधिक ढाल प्रवणता पहाड़ी क्षेत्रों, उबड़ खाबड़ और ऊंचे नीचे भूभाग पर भी सड़कें बनाई जा सकती है। ये बात भी बिल्कुल सही है कि अगर ढाल ज़्यादा हो तो हम थोड़ी छोटी छोटी सड़कें बना सकते हैं, उनमें मोड़ भी दे सकते हैं। लेकिन रेलवे लाइन ऐसा, या अगर हम चाहें कि वहाँ पे हम हेलीकॉप्टर की वायु परिवहन बना दें तो वो भी बड़ा मुश्किल होता है। कम दूरी की ढुलाई है, सामान ढोना है। कम व्यक्तियों तथा कम दूरी के लिए परिवहन में सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों से कम खर्चीला भी होता है। अगर आपने 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जाना है तो वहाँ के लिए आपको बड़ा आसान रहता है सड़क परिवहन। अगला प्रश्न देखिए। रेल परिवहन कहाँ पर अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन साधन है और क्यों है? अब रेल परिवहन है वो कहाँ पे सुविधाजनक है और क्यों है? तो देखिए, रेलवे देश के दूर दूर क्षेत्र से यात्रियों को एक साथ ले जाने तथा वस्तुओं के उत्पादन के केंद्रों से मांग के केंद्रों तक वितरण हेतु सुविधाजनक परिवहन साधन है। अगर आपको लंबी दूरी की यात्रा करनी है तो उसके लिए रेलवे एक अच्छा विकल्प है, और अगर आपको सामान वगैरह ढोना है तो उसके लिए मालगाड़ी है जो, वो भी एक अच्छा विकल्प है, आसान भी है। भ्रमण तथा तीर्थ यात्राओं में भी रेलवे से यात्रा करना आरामदायक तथा सस्ता रहता है। अगर आपको उन्हें भ्रमण करना है सारे देश का काफ़ी लंबी दूरी के ऊपर, तो उसके अंदर आपको काफ़ी आसान रहता है, क्योंकि रेलवे के अंदर आपको बाथरूम, टॉयलेट वगैरह भी मिल जाती है। रेलवे के अंदर आपको और भी, जैसे कुछ लोगों को तेल वगैरह चढ़ने की दिक्कत होती है, वो भी नहीं होती। यात्रियों और माल के आंतरिक परिवहन के लिए रेलवे सुविधाजनक व सस्ता साधन है। अगर देश के आंतरिक परिवहन करना हो तो उसके लिए भी रेलवे क्या है, एक सस्ता व सुविधाजनक साधन है। अगला प्रश्न है, सीमांत सड़कों का महत्व बताइए। सीमांत सड़कें कौन सी होती हैं?
सीमांत सड़कों से अभिप्राय सीमावर्ती सड़कों से है। इनका निर्माण सीमावर्ती सड़क विकास संगठन द्वारा किया जाता है। तो ये जो सीमावर्ती विकास संगठन है, सड़क विकास संगठन है, ये 1960 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1960 में बनाया गया था। भारत का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, पश्चिम में गुजरात से लेकर कश्मीर तक, अगर आपने भारत का मानचित्र देखा होगा यूं करके यूं, तो ये यहाँ पे ऐसे करके, ऐसे यहाँ पे गुजरात है और गुजरात से इधर कश्मीर है ऊपर। तो देखिए इधर पाकिस्तान के साथ सीमा लगती हैं, और इधर जो पूर्व है, पूर्व में यहाँ पे हमारे अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है और नीचे मिजोरम है। अरुणाचल प्रदेश से लेकर मिजोरम तक फैला हुआ है। इन सड़कों का निम्नलिखित महत्व है। महत्व देखिए, सीमांत सड़कों के विकास के कारण दुर्गम और उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में आवाजाही बढ़ी है, जिससे इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी सहायता मिली है। अब जैसे आपको पता है, ये जो गुजरात है, यहाँ पे ये रेगिस्तानी इलाका है। गुजरात के अंदर कच्छ का वो सीमा के साथ लगता है। इधर राजस्थान है, राजस्थान में भी कच्छ का इलाका, रेगिस्तान का इलाका लगता है। ऊपर कश्मीर है, वहाँ पे पहाड़ी इलाका है। तो ये सारे क्या हैं? दुर्गम और उबड़ खाबड़ क्षेत्र है। तो यहाँ पे आवाजाही बढ़ी है, जिससे इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी सहायता मिली है। पहला महत्व तो ये है। दूसरा है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से सटे दूर दराज क्षेत्रों में सीमा सड़क मार्ग बनाए गए हैं। ये सड़क मार्ग सीमावर्ती क्षेत्रों को देश के आंतरिक भागों से जोड़ता है। तो ये सड़कें हैं, ये सड़कें इन क्षेत्रों को बाकी देश से भी जोड़ती हैं। भारत के अधिकांश सीमांत क्षेत्र मार्ग उन क्षेत्रों में है जहाँ जलवायु दशाएं अत्यंत खराब है। तो ये जो सीमांत सड़कें ये वहाँ पे हैं जहाँ पे जलवायु बड़ी कठिन है, बड़ी विकट है। तो ऐसी जगह पे बनाए गए हैं ये। तो इसके कारण भी इन लोगों को बहुत फ़ायदा होता है इसके सीमांत सड़कों का। सीमांत सड़कों से सेना के लिए रसद और जो आवाजाही है वो बहुत सुगम हो जाती है। तो देखिए, ये जो सीमांत सड़कें हैं ये सेना के लिए भी बहुत काम की होती हैं। रसद का मतलब होता है खाने पीने का सामान, खाना पीना, खाने पीने का सामान। तो ये भी बड़ा आसान हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्यापार से आप क्या समझते हैं? स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट करिए। दो या दो से अधिक व्यक्तियों या समूहों के बीच वस्तुओं के लेन देन को व्यापार कहते हैं। अगर दो या दो से अधिक आदमी व्यापार करते हैं, आपस में सामान का लेन देन करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? व्यापार कहते हैं। व्यापार दो व्यक्तियों या दो राज्यों या दो देशों के बीच में भी हो सकता है। ये सब व्यापार के उदाहरण हैं। एक होता है स्थानीय व्यापार, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। स्थानीय व्यापार क्या कहते हैं? इस प्रकार के व्यापार जिसके अंतर्गत वस्तुओं का क्रय विक्रय देश के एक भाग से दूसरे भाग के गांवों, शहरों, कस्बों आदि में होता है, उसे स्थानीय व्यापार कहते हैं। जैसे मुजफ्फरनगर की लीची सारे देश में बिकती है, कश्मीर का सेब पूरे देश में बिकता है और गाँवों की सब्जियां शहरों में बेची जाती हैं। तो ये सब क्या है? स्थानीय व्यापार के उदाहरण हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं के क्रय विक्रय को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। यह व्यापार समुद्री मार्ग, हवाई मार्ग या स्थलीय मार्गों द्वारा होता है। जैसे भारत में चाय का अधिक उत्पादन होता है, तो इसे यूरोपियन और अन्य देशों में बेचा जाता है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक सामानों का दूसरे देशों से भारत के व्यापारियों द्वारा खरीदा जाता है और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इसे बिक्री हेतु उपलब्ध कराया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आयात और निर्यात के रूप में भी देखा जा सकता है। तो ये होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से हमारा अभिप्राय है जब दो देशों के बीच में व्यापार हो तो उसे क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। चलिए आगे। परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? तो परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था कहे जाते हैं। इसके निम्न कारण हैं। परिवहन के उन्नत साधनों द्वारा कच्चे माल को कारखानों तक और कारखानों से तैयार माल को बाज़ारों तक पहुंचाना आसान होता है। पहला काम तो ये है कि जो कच्चा माल होता है वो कारखानों तक, और कारखानों से तैयार माल है वो बाज़ारों तक पहुंचना आसान होता है। नंबर 2, जल मार्गों द्वारा भारी सामान आवश्यक स्थानों पर कम खर्च पर पहुंचाए जा सकते हैं। तीसरा है, रेलवे द्वारा दूर तक यात्रा करने में सुगमता होती है। चौथा है, संचार साधनों द्वारा किसानों को कृषि संबंधी उपयोगी जानकारी समय समय पर दी जाती रहती हैं।
जैसे गाँव के अंदर आपने देखा होगा ये बसें वगैरह आती हैं जिनके ऊपर कृषि वगैरह की जानकारी है और नई नई चीज़ों की जानकारी वो दी जाती हैं। संचार एवं परिवहन के उन्नत साधनों से व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलता है। जो संचार है और जो परिवहन है, इसके द्वारा जो उन्नत साधन है उनसे व्यापार और वाणिज्य दोनों को बढ़ावा मिलता है। भूकंप, बाढ़ और सूखे जैसी आपदाओं की स्थिति में भी इन साधनों द्वारा राहत कार्य सुव्यवस्थित तरीके से किया जा सकता है। तो ये भी इसका एक प्रमुख बिंदु है। तो इसी से अर्थव्यवस्था की पता चलता है कि अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं हैं ये, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाती हैं। अतः परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था कहे जा सकते हैं, क्योंकि ये साधन आर्थिक विकास के प्रतीक हैं। 6 नंबर का प्रश्न आएगा अगर ये पेपर में आता है तो, 5 नंबर या 6 नंबर का। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पिछले 15 वर्षों में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रवृत्ति पर लेख लिखिए। ये भी 5 या 6 नंबर का आएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पिछले 20 वर्षों में भारी बदलाव आया है। पहले की तुलना में अब वस्तुओं के आदान प्रदान की अपेक्षा सूचनाओं, ज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान बढ़ा है। पहली बात तो ये है कि पहले जैसे वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, तो अब क्या है, सूचना और ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है। इससे सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर रहा है। ये भी एक बड़ा काम है। जैसे बेंगलुरु है, वो सॉफ्टवेयर का राजधानी कहा जाता है, बेंगलुरु। भारत से हर वर्ष बड़ी संख्या में कंप्यूटर विशेषज्ञ, इंजीनियर तथा डॉक्टर विदेशों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। और शायद अब तो आपको पता होगा कि जैसे गूगल है, ट्विटर है, जैसी कंपनियों के, 7 बड़ी कंपनियों के जो CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो भारतीय है। और यह एक गर्व का विषय है कि हम भारतीय बाकी दुनिया से बेहतर हैं, श्रेष्ठ हैं। अब सूती वस्त्रों के स्थान पर निर्यात में सिले सिलाई वस्त्र और हस्तशिल्प को प्राथमिकता दी जा रही है। पहले सूती वस्त्र भेजते थे हम, अब उसकी जगह क्या है, सिले सिलाई कपड़े हैं। जैसे भारत के जो ब्रांड है, रेमंड है। भारत के अगर आप ब्रांड देखते हो तो रेमंड है, विमल है और पेंटालून है, जो बहुत अच्छे ब्रांड है। पेंटालून है, एक पीटर इंग्लैंड है। ये जो ब्रांड है, यह ब्रांड अब सिले सिलाई कपड़े हैं जो विदेशों के अंदर भेज रहे हैं। मोंटे कार्लो है और भी बहुत सारे ब्रांड है। अगर आप जाते हो तो ऑक्टेव है। ये सब हमारे लुधियाना में बनते हैं। उधर उत्तर प्रदेश वगैरह में भी बहुत अच्छे कपड़े बनते हैं। बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल में भी। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्यात के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। निर्यात का मतलब होता है बाहर भेजना। संचार क्रांति के कारण मोबाइल सेट, कंप्यूटर, लैपटॉप इत्यादि के आयात में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। यद्यपि भारत कच्चे पेट्रोलियम का आयात करता है, लेकिन वह पेट्रोलियम उत्पादों का भारी मात्रा में निर्यात भी करता है। जो उत्पाद बन रहे हैं उनका हम निर्यात भी कर रहे हैं, कच्चा तेल मंगवा रहे हैं। तो चलिए आगे। उत्तर दक्षिण गलियारे का उत्तरी छोर कौन सा है? तो उत्तर दक्षिणी गलियारा, इसका जो उत्तरी छोर है, आपने देखा होगा यूँ करके, यूँ अगर हम भारत का मानचित्र देखें तो यहाँ पे हमारे कश्मीर पड़ता है। तो वहाँ पे श्रीनगर जो है, यहाँ पे ये इसका उत्तरी सिरा है, उत्तरी सिरा है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 का क्या नाम है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 जो हमारे अमृतसर से होकर गुजरती हैं उसे कहते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड। शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं या ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। दक्षिण रेलवे खंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो हमारा दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत के अंदर यहाँ पे चेन्नई है। यहाँ पे क्या है? चेन्नई है, वह हमारा मुख्यालय है रेलवे का, दक्षिणी रेलवे का। आगे है 1676 मीटर चौड़ाई वाले रेल मार्ग का नाम बताइए। तो ये 3 तरह की रेलवे लाइन होती है। एक को हम नैरो कहते हैं, एक को मीटर कहते हैं और एक को ब्रॉड गेज कहते हैं। एक को ब्रॉड गेज कहते हैं। मीटर वाली 1 मीटर होती है, ये 1 मीटर से कम वाली होती है नैरो वाली। नैरो का मतलब होता है तंग, और ब्रॉड गेज होता है सबसे बड़ी। तो बड़ी रेलवे लाइन जिसे ब्रॉड गेज के नाम से पुकारा जाता है, ये 1676 मीटर लंबी होती है, चौड़ाई होती है इसकी चौड़ाई। तो 3 तरह की होती हैं, एक पतली होती है, एक उससे थोड़ी मोटी होती है जिसको मीटर कहते हैं, और एक सबसे चौड़ी होती है। तो ये सबसे चौड़ी होती है उसे कहते हैं ब्रॉड गेज।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 का दक्षिणतम सिरा कौन सा है? तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 है उसका दक्षिणतम सिरा क्या है? कन्याकुमारी है। अगला है, एक नदिया के पतन का नाम बताइए। तो नदी का जो पतन है वो है कोलकाता। ये जो था राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 है, सॉरी इसको 7 नहीं, ये 44 है। ये क्या है? 44 है, क्योंकि पहले इसको 7 कहते थे, आजकल इसको राष्ट्रीय हाईवे नंबर 44 कहते हैं। और ये जो राष्ट्रीय हाईवे है ये पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर से होता हुआ तमिलनाडु तक जाता है। और ये जो है इसको नेशनल हाईवे कहते हैं 44, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाता है। पहले इसका नाम नेशनल हाईवे नंबर 7 था, आजकल इसको नेशनल हाईवे नंबर 44 कहते हैं। तो अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का व्यस्तम रेलवे जंक्शन, उत्तर भारत का सबसे व्यस्तम रेलवे जंक्शन कौन सा है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है। इसे पहले मुगल सराय कहते थे, आजकल इसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कहते हैं। परिवहन व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी? एक कारण बताइए। आपूर्ति स्थानों से मांग स्थानों तक माल और उत्पादों की आवाजाही हेतु इसकी आवश्यकता पड़ी। वायु मार्ग के 2 प्रकार बताइए। वायु मार्ग 2 प्रकार के होते हैं, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय एयरवेज। सड़क घनत्व क्या है? प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़क की लंबाई सड़कों के घनत्व के रूप में जानी जाती है कि 100 किलोमीटर जो एरिया है उसके अंदर कितनी सड़कें बनी हुई हैं, उसे कहते हैं सड़क घनत्व। अगला प्रश्न है, 1996-97 में सड़कों का राष्ट्रीय औसत घनत्व कितना था? 96-97 की बात कर रहे हैं। तो उस समय भारत में सड़कों का औसत घनत्व 75 से 100 वर्ग किलोमीटर था। प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में 75 किलोमीटर से लेकर 100 वर्ग किलोमीटर सड़कें बनी हुई थी। अधिकांश पुल और सड़कों, भारत में सड़कों की एक कमी का उल्लेख करिए। तो अधिकांश पुल और पुलिया क्या है? पुराने और संकरे हैं। जो पुल वगैरह बने हुए हैं वो पुराने और संकरे हैं, परंतु अब थोड़ा सा सुधार हो रहा है। अभी पीछे एक सेतु समुद्रम नाम से परियोजना शुरू की थी आपने, भारत सरकार ने, और उसके बाद में अधिकतर सड़कों के ऊपर पुल बना दिए गए हैं। आपको हिसार में भी देखा होगा आपने, जो तोसाम रोड वाला था वो पुल बन गया है, और भी बहुत सारे बड़े बड़े पुलों का निर्माण कर दिए गए हैं। इधर अपने पड़ोस में जो न्योली गांव है वहाँ पे भी बहुत बड़ा पुल बनने लग रहा है। मंडी आदमपुर है हिसार के अंदर, वहाँ पे भी रेलवे का पुल बन के तैयार हो रहा है। लेकिन ये पुराने जो थे अधिकतर, उसमें यही समस्याएं थी कि पुल और पुलिया थे पुराने और जर्जर थे। भारत में पहली ट्रेन कब और कहाँ चली? तो भारत में पहली ट्रेन 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में चली और इसने 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तरी मैदान रेलवे के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं, किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। तो जो उत्तरी मैदान है भारत का, जैसे अगर आपने देखा हो तो यूँ करके अगर हम देखें तो ये जो भारत का ये वाला हिस्सा है इसे उत्तरी मैदान कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है? ज़मीन समतल है और जनसंख्या का घनत्व भी अधिक है, इसलिए यहाँ पे रेलवे का विकास ज़्यादा है। अगला है, राजस्थान में मुश्किल से रेलवे ट्रैक क्यों बिछाया जाता है? क्योंकि राजस्थान के रेतीले मैदान पर रेलवे लाइन बिछाना काफ़ी कठिन है। हाल के दिनों में पश्चिमी तट पर किस रेलवे का विकास किया गया है? तो जो भारत का पश्चिमी तट है ये वाला, यहाँ पे कोंकण है रेलवे है, ये गोवा के पास है। गोवा की जो भाषा है वो कोंकणी है। रेलवे को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, किन्हीं 2 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। कई तो क्या है? पहला कि कई यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं और लोग बेवजह चैन खींचते हैं, जिससे समय की बर्बादी होती है। और एक जो आंदोलन वगैरह होते हैं उसमें भी इसको रोक लेते हैं रेलवे को, जो कि देश के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 महत्वपूर्ण नेटवर्क हैं, किसी एक का उल्लेख कीजिए। तो गुजरात के हजीरा से गैस पाइपलाइन उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर और मध्य प्रदेश के विजयपुर को जोड़ती है। राजस्थान में कोटा, शाहजहाँपुर, बबराला और उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों में इसकी शाखाएं हैं। ये प्रमुख स्थान हैं जहाँ पे ये गैस पाइपलाइन है। अगला प्रश्न है, जल मार्ग क्यों उपयोगी है? कोई 2 लाभ बताइए।
तो जल मार्ग परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। यह परिवहन का एक ईंधन कुशल और पर्यावरण के अनुकूल भी साधन है। इससे प्रदूषण कम होता है, रेत कम उड़ती है, धुआं कम निकलता है। सरकार द्वारा किन जल मार्गों को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है? तो इलाहाबाद और हल्दिया उत्तर प्रदेश के बीच में गंगा नदी है, 1620 किलोमीटर है। इसको NW नंबर 1 कहा गया है, नेशनल वाटर वे कहा है। और दूसरा है सादिया और धुबरी के बीच ब्रह्मपुत्र नदी, NW 2 है। और केरल में वेस्ट कोस्ट कैनाल 205 किलोमीटर, NW नंबर 3। तो चलिए देखते हैं इनको। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर है। यूँ करके यूँ जो हमारी तट रेखा है उसकी पूरी की लंबाई पूछ रहा है, कितनी है? 7516 है। और सबसे ज़्यादा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है, क्योंकि बांग्लादेश चारों तरफ से भारत से ऐसे करके घिरा हुआ है। आज़ादी के बाद विकसित पहला बंदरगाह कौन सा था और क्यों? आज़ादी के बाद में तो जो कांडला बंदरगाह है गुजरात के अंदर, कहाँ है? कांडला गुजरात में है। विभाजन के बाद पाकिस्तान के कराची बंदरगाह के नुकसान के मद्देनज़र मुंबई बंदरगाह पर व्यापार की मात्रा को कम करने के लिए कच्छ में कांडला स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला बंदरगाह था। तो यहाँ पे गुजरात है, गुजरात में कांडला है और इसके थोड़ा सा आगे यहाँ पे कराची था। तो जो कराची थी वो पाकिस्तान के पास चला गया बंदरगाह। तो उससे क्या हुआ कि अब यहाँ पे जो मुंबई बंदरगाह था उस पर लोड बढ़ गया, तो उसको बाद में यहाँ पे कांडला बंदरगाह विकसित किया गया। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा और इसकी एक विशेषताएं बताएं? तो जो मुंबई है वो एक सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसमें विशाल प्राकृतिक और अच्छी तरह से आश्रय वाला बंदरगाह है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न था यहाँ पे, देश का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह कौन सा है? तो उत्तर है मार्मागोवा। मार्मागोवा देश का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक केंद्र है। ये प्रश्न है, इसको देख लेना ध्यान से। अगला प्रश्न है, देश का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो जो चेन्नई है वो देश का सबसे पुराना और कृत्रिम बंदरगाहों में से एक है, मतलब इसको आर्टिफिशियली रूप से बनाया गया है। मुंबई है वो भी प्राकृतिक था, लेकिन ये 7 टापुओं को मिला के मुंबई शहर इसके ऊपर बसाया गया था। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। और अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ के बारे में कोई बात पूछनी हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ये आपका चैनल है GS by ईश्वर सर। लाइक व सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।